नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक्श्राव्य महामालिका के माध्यम से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपको पेश करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य महामालिका के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने भारत देश के लिए जो सपना देखा था, वो सपना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड 47 में विशेष रूप से मैं बोलने जा रहा हूं, उसका मुख्य विषय यह है कि भारतीय संविधान का जो बुनियादी मूल्य भाव है, भारतीय संविधान का उसकी जो फलसफी है, उसके जो उद्देश्य है, ये प्रमुख विषय इस एपिसोड का है। संविधान के बुनियादी मूल्य हो या तो फलसफी हो या तो उसकी उद्देश्य हो, ये सारी बातें इकट्ठा हो गई है संविधान के उद्देशिका में, संविधान के मूलभूत अधिकार में और संविधान के जो मार्गदर्शक तत्व है उनमें। तो पहला जो पहलू है संविधान का, वो है उद्देशिका। इसकी जो बुनियादी मूल्य है उसकी बात करते हैं। पहला मूल्य है सार्वभौमता। हमारे उद्देशिका की शुरुआत ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जब भारत प्रजासत्ताक हो गया 1950 में, तो हमने दुनिया के सामने उद्घोषणा की कि हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि हमारे देश की सार्वभौमता जो है वो केंद्रीभूत हो गई है भारत के आम लोगों में, भारतीय जनता में। और इसी कारण से जो संवैधानिक प्राधिकरण है, जो सरकार के अलग अलग हिस्से हैं, ये सारे अपना पावर, अपनी सत्ता कहां से ग्रहण करते हैं? ये सत्ता ग्रहण करते हैं भारतीय लोगों से। ये मतलब है सार्वभौमता इस मूल्य का। दूसरा मूल्य जो है वो है समाजवाद। भारतीय संविधान में कई जगह पर जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें सब में मिलकर जो उभर आता है वो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, और जिसमें हरेक स्वरूप का, किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा। और भारतीय संविधान की जो दूरदृष्टि है, उसमें ये बताया गया है कि सरकार को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, देश को, राष्ट्र को क्या करना चाहिए। ये राष्ट्र जो है प्रतिबद्ध है ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था निर्माण करने में जिसमें न्याय होगा। और वो न्याय किस प्रकार का न्याय होगा? सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा और राजनीतिक न्याय होगा। और हर एक संस्था, इस राष्ट्र की हर एक संस्था इसके लिए कार्य प्रवण करेगी। अगला जो मूल्य है वो है सेक्युलरिज्म। हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया भर में जो भी धर्म है, लगभग सारे धर्म के लोग अगर एक देश में आ गए हैं तो वो है हमारा भारत देश।
निधर्मवाद की कल्पना ये है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्र किसी भी धर्म को आगे नहीं पुश करेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। सारे धर्मों को एक सर्वधर्म समभाव होगा। हमारा राष्ट्र कोई भी धर्म के द्वारा निर्देशित नहीं होगा, बल्कि वो सुसंगत रहेगा उद्देशिका में जो बताया गया है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जिसका उल्लेख उद्देशिका में किया है, उससे यह सुसंगत रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण कल्पना है। अगला जो मूल्य है वो लोकतंत्र का मूल्य है। हमारे उद्देशिका में, संविधान के उद्देशिका में जो डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक ये शब्द जो आता है वो बहुत व्यापक मायने रखता है। वो सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं चाहता है, वहां तक सीमित नहीं रहता है। वो आगे चलकर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। हमारे संविधान ने संसदीय लोकतंत्र का स्वीकार किया है। वो किस लिए? वो एक स्थैर्यपूर्ण और लोगों को जिम्मेदार सरकार बनाने के लिए, और उसकी जो सत्ता है उसकी गंगोत्री कौन सी है? उसकी गंगोत्री है भारतीय जनता। भारतीय जनता से ही सत्ता उन्हें प्राप्त होती है, और इसलिए सर्वकाल कोई भी सरकार हो वो जनता को जिम्मेदार रहता है। यह हमारे लोकतंत्र का स्वरूप है। अगला तत्व जो है वो है प्रजासत्ताक का तत्व, रिपब्लिक का तत्व। हमारे देश में प्रजासत्ताक इस तत्व के, ये तत्व दो मायने रखता है। पहली बात तो ये है कि भारत के लोगों को राजनीतिक सार्वभौमता, इसका एक अर्थ ये भी है यहाँ कोई भी राजा नहीं रहेगा, कोई भी रानी नहीं रहेगी, कोई एक व्यक्ति अधिकार में नहीं रहेगी, सार्वभौम रहेगी वो भारतीय जनता। दूसरा इसका मतलब ये है कि हमारे देश में कोई भी विशेष अधिकार के साथ में कोई वर्ग नहीं होगा। ये मतलब है प्रजासत्ताक का। अगला जो मूल्य है वो है न्याय का मूल्य, जस्टिस का मूल्य। हमारे उद्देशिका में, संविधान के उद्देशिका में 3 प्रकार के स्वरूप का न्याय, उसकी बात की गई है। एक तो सामाजिक न्याय है, दूसरा आर्थिक न्याय है, तीसरा राजनीतिक न्याय है। और ये सारे न्याय जो प्राप्त होते हैं वो उन प्रावधानों से प्रकट होते हैं जिन्हें हम लोग फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार कहते हैं, जिन्हें हम मार्गदर्शक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहते हैं। हमारा संविधान जो है वो अस्पृश्यता खत्म कर देता है। हर एक स्वरूप का जो शोषण है, महिलाओं का, बच्चों का, पिछड़े वर्गों का, वो शोषण उसको प्रतिबंध कर देता है और अल्पसंख्यकों के अधिकार का रक्षण करता है, जनजातियों के अधिकार का रक्षण करता है। और जो लोग सदियों से दबे हुए हैं, पददलित है, उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्यवाही, इसका प्राविधान भी उसमें है। इस मूल्य का मतलब ये है, इसका महत्व ये है, इसका आदर्श जो है वो है न्याय और समता पर आधारित समाज की निर्मित करना। ये
हमारे संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे संविधान का ये है। अगला जो तत्व है वो स्वतंत्रता का तत्व है। हमारे जो उद्देश्य का है, संविधान के उद्देश्य का, वो ये बताती है कि हमारे देश का हर एक नागरिक, उसे विचार, अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता होगी। अगला जो मूल्य है वो है समता का मूल्य। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दर्जा और अवसर की समानता होगी और हर एक नागरिक को किसी भी भेदभाव के बगैर, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो या वंश के आधार पर हो या तो कास्ट के, जात के आधार हो, जाति के आधार पर हो या सेक्स के आधार पर हो या जन्मस्थान के आधार पर हो, किसी आधार पर किसी नागरिक के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है और सारी जो सार्वजनिक जगहें हैं वो सबके लिए उपलब्ध होगी और अस्पृश्यता नष्ट की जाएगी और सबके लिए कायदे के सामने समानता रहेगी। सारे नागरिकों को कायदे से समान संरक्षण प्राप्त होगा। ये है इक्वालिटी का, समता का मूल्य, उसका महत्व। अगला जो मूल्य है वो है फ्रैटर्निटी, यानी कि भाईचारा। भाईचारा अगर न हो तो भारत जैसा देश जो बहुत प्रकार से विभाजित है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, कई प्रकार से जो विभाजित है, अगर उसे एक करना है तो उसके लिए सब लोगों में भाईचारा होना ये निहायत ही जरूरी है। ये बात हमारे उद्देशिका में स्पष्ट रूप से प्रकट की गई है। अगला जो तत्व है, जो मूल्य है, वो है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। हमारा संविधान जो है वो ये बताता है कि सारे नागरिकों को, चाहे पुरुष हो या चाहे स्त्री, सबको प्रगति करने का समान अधिकार रहने वाला है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा जो है उसको इसमें अधोरेखित किया गया है। आखिरी जो तत्व है इसमें वो है एकता और अखंडता का रक्षण। हमारा जो संविधान है वो सारे भारतीय नागरिकों से ये अपेक्षा रखता है कि भारत की एकता और अखंडता, इसका रक्षण करना ये हर एक भारतीय का परम कर्तव्य है। ये बात भी हमारे संविधान में अधोरेखित की गई है। मित्रों, हमारा जो संविधान है वो कोई अलग अलग प्रावधान, अलग अलग बातों का केवल संचय नहीं है। इसमें सारे भारतीय जनता की जो आशा आकांक्षाएं हैं वो सारी भारतीय संविधान में पूरी तरह से प्रतिबिंबित हो गई है। हमारी जो राज्य घटना है, जो हमारा संविधान है, उसमें भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, ये प्रतिबिंबित हो गई है और भारत का जो नेशनल स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वातंत्र के लिए जो संघर्ष किया गया, उसमें जो मूल्य बाहर आते हैं, वो सारे मूल्य, सारी आकांक्षाएं, सारी श्रद्धाएं हमारे संविधान में निश्चित है, उसमें वो अंतर्भाव उसका किया गया है। तो ये इतना
बढ़िया लिखा गया जो भारतीय संविधान है, यह अपने आप में एक अद्वितीय संविधान है, क्योंकि वो न केवल लोकतांत्रिक सरकार का आयोजन करता है, वो सर्वसमावेशक समाज की निर्मिति का स्वप्न देखता है। और इसीलिए हमारे संविधान में छोटी सी छोटी बात पर बारीकी से ध्यान देकर जो प्रावधान किए गए हैं वो इस देश को स्थैर्य पाने के लिए किए गए हैं। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो है वो अंतिमतः कल्याणकारी राज्य की निर्मिति करना, ये उसका अंतिम उद्देश्य है, जो कि सुसंस्कृत जीवन के लिए सारे भारतीय लोगों को सुसंस्कृत जीवन पाने के लिए एक आवश्यक। इसके अगले वाला जो पहलू है, दूसरा पहलू जो है, वो है भारतीय जनता के लिए मध्यवर्ती स्थान। देखिए, भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, प्रौढ़ मतदान का अधिकार है, और भारतीय जनता जो है वो अपनी सार्वभौमता कैसे व्यक्त करती है? वो पार्लियामेंट की माध्यम से, संसद के माध्यम से, राज्यों में जो विधानसभा है उन माध्यमों से व्यक्त करती है। और उन माध्यमों में कैसे लोग चुने जाते हैं? वो चुने जाते हैं प्रौढ़ मतदान का अधिकार लेके। संविधान ये भी कहता है कि हर एक 5 वर्ष के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और चुनाव के माध्यम से सत्तांतर हो सकता है। अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दुनिया में अगर आप देखेंगे, विशेष रूप से विकसनशील देशों की तरफ अगर आप देखते हैं, जहां डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ने जड़ नहीं पकड़ी है, वहां जब सत्तांतर होता है तो बड़ी उथल पुथल हो जाती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी, कई बार सत्तांतर होने के बावजूद भी, कभी भी खून खराबा नहीं हुआ है। शांततापूर्ण मार्ग से ये सत्तांतर हुआ है। ये हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य माना जा सकता है। हमारे संविधान का तीसरा जो बड़ा वैशिष्ट्य है वो है मूलभूत अधिकार। हमारे जो मूलभूत अधिकार है वो बहुत ही अद्वितीय है, क्योंकि उनकी प्रवर्तनीयता, एनफोर्सेबिलिटी, दे आर जस्टिशिएबल। उसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो अपनी दलील लेके कोर्ट में जा सकता है। इससे आगे चलकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 32 है, जो कहता है कि अगर किसी भी सर्वसाधारण व्यक्ति को लगता है कि उनके मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हो गया है, तो वो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इतना महत्वपूर्ण ये प्रावधान है, आर्टिकल 32 है, कि इसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि दिस इज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का हृदय, उसकी आत्मा अगर कुछ होगी तो वो है ये प्रावधान आर्टिकल 32। लेकिन यहां एक बात का निर्देश मैं जरूर करना चाहूंगा कि मूलभूत अधिकार ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब परम नहीं है, अनियंत्रित नहीं है। मूलभूत अधिकार का मतलब ये नहीं कि हर एक व्यक्ति जो चाहे बात कर सकता है, नहीं, उस पर कुछ बंधन लगाए गए हैं। और ये बंधन जो है वो देश की सार्वभौमता के लिए है, कुछ बंधन है वो सुरक्षितता के लिए है, कुछ बंधन है वो नैतिकता के लिए है, कुछ बंधन है वो शिष्टता के लिए है।
लेकिन ऐसे बंधन जरूर है। और दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्लियामेंट जो है, हमारी संसद जो है, वो मूलभूत अधिकार को क्या अमेंड कर सकती है, क्या उसमें सुधार ला सकती है? इसका जवाब है जरूर सुधार ला सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसको बदले बगैर उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, संसद भी उसको हाथ नहीं लगा सकती। इधर एक बात को आप जरा नोट कर लीजिए कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, या तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये छोड़कर, ये दो फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार छोड़ के बाकी सारे जो मूलभूत अधिकार हैं उनको इमरजेंसी के दौरान उन्हें स्थगित किया जा सकता है, लेकिन कुछ काल के लिए, और ऐसे हमारे देश में हुआ है, आप जानते हैं। कहा गया है कि मूलभूत अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के, देश के जो मार्गदर्शक तत्व है नीति के लिए, ये दोनों बातें, ये तो हमारे संविधान के अंतरात्मा की आवाज है। जब शुरुआत हो गई तो कुल मिला के 8 सेक्शन या 8 वर्ग इसमें थे। एक था सर्वसाधारण प्रावधान, दूसरा था राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, तीसरा था राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब है शोषण के खिलाफ लड़ने का स्वातंत्र्य, लड़ने का अधिकार, पांचवा था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता रखने का अधिकार, छठा था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और सातवां था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसका निर्देश मैंने किया आर्टिकल 32। ये जो मूलभूत अधिकार संविधान में दिए हैं उनका शीर्षक तो मैंने बता दिया, उसका पूरा ब्यौरा मैं नहीं कर सकता हूं इतने छोटे से समय में, लेकिन उसमें जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अनुस्यूत है उसकी तरफ मैं गौर करना चाहूंगा। अगर देश चाहता है तो जो पिछड़ा हुआ, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनके लिए, जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए, जो जनजातियां हैं उनके लिए, उनकी प्रगति के लिए अगर राष्ट्र कोई विशेष प्रावधान करना चाहे तो उसके लिए अनुमति संविधान में दी गई है। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात जो अनुचित है, वो ये है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने के लिए सबके लिए समान अवसर रहेगा, और बाकी कई अधिकार इसमें अनुच्छेद है, जैसे कि देश में हर एक भारतीय नागरिक देश के किसी भी हिस्से में जा सकता है, देश के किसी भी हिस्से में जाकर स्थायी रूप से वहाँ रह सकता है। देश का कोई हर एक नागरिक जो चाहे वो पेशा अपना सकता है। एक ज़माना ऐसे था, सदियों से चला आया था, कि हर एक व्यक्ति को सिर्फ वही व्यवसाय चुनना होगा जो वंश परंपरागत है, जो उसके जाति ने निर्देशित किया है, उस व्यवसाय को ही करना होगा। ये बहुत पुराना तत्व, और जिसका समर्थन स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था, इसको पूरा निकालकर हर एक भारतीय नागरिक को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है कि जो चाहे वो पेशा वो अपना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आप ध्यान में रखिए। चौथा जो प्रमुख पहलू है वो है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि देश चलाने के, देश के लिए नीति बनाने के लिए मार्गदर्शक तत्व। जैसे कि मैंने पहले कहा, मूलभूत अधिकार के जैसे ही ये मार्गदर्शक तत्व, ये भारतीय संविधान के अंतरात्मा की आत्मा है। इसमें मार्गदर्शक तत्वों में अनेक तत्व है। उससे सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये है कि चाहे कोई भी सरकार हो, उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि ऐसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें न्याय होगा, जिसमें सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा और राजनीतिक न्याय होगा, और उसके जरिए लोक कल्याण का महत्व यहाँ अधोरेखित किया गया है। दूसरा तत्व यह है कि आय की जो इनकम, आय की जो असमानता है, जो दर्जा की, अवसर की असमानता है, उसको दूर करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तीसरा जो तत्व इसमें शामिल है मार्गदर्शक तत्वों में, वो ये है कि हर एक नागरिक को चरितार्थ का पर्याप्त साधन उपलब्ध होगा। सबके लिए जो संसाधन है, जो सबके संसाधन है, उनका विनियोग, उसका उपयोग सारे लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए। और जो अर्थव्यवस्था है उसको ऐसे चलाना चाहिए जिससे संपत्ति का केंद्रीकरण न हो, जिसमें पुरुष और स्त्री को समान काम के लिए समान वेतन मिल सकता है। और आखिर में जो प्रावधान है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रावधान ऐसा है कि जो सरकार है वो विशेष रूप से सहाय करेगा जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप में जो लोग पिछड़े हुए हैं, ऐसे तबकों के, और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, इन सबको अन्याय से सुरक्षा और सारे शोषण से मुक्तता और उनका कल्याण बढ़ाने के लिए, उनको जीवनमान उनका सुधारने के लिए इसमें स्पेशल, विशेष रूप से प्रावधान करना ये भी जरूरी समझा गया है मार्गदर्शक तत्वों में। मित्रों, एक तरफ मूलभूत अधिकार है, दूसरी तरफ मार्गदर्शक तत्व है। जो मूलभूत अधिकार है उसका अगर उल्लंघन होता है तो दलील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। वो बात मार्गदर्शक तत्वों के बारे में नहीं होती है। दे आर नॉन जस्टिशिएबल। उसका मतलब ये है कि अगर सरकार किसी मार्गदर्शक तत्व का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में दलील नहीं की जा सकती है। ये फर्क क्यों किया गया है? वो फर्क इसलिए किया गया है कि जो मूलभूत अधिकार है वो आपको राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता देता है, वो तो तुरंत ही मिलनी चाहिए, वैसे दी गई है। लेकिन जहां तक आर्थिक और सामाजिक न्याय का सवाल है, उसे तो हासिल करने में कुछ समय तो लगने ही वाला है, और उस पर सरकार के पास संसाधनों की मर्यादा भी तो है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि मार्गदर्शक तत्व जो है उसके खिलाफ आप, अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मार्गदर्शक तत्व उपयुक्त नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मूलभूत अधिकार के रूप में उनका महत्व किसी तरफ से कम है। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और वो ये है कि चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार को लंबे अरसे तक चलाते वक्त, सरकार की नीतियों का अवलंब करते वक्त हर एक सरकार को चाहिए कि वो जो मार्गदर्शक तत्व जो भारतीय संविधान में दिए हैं
उनको सामने रख के, उनको मद्देनजर रखते हुए उनको अपनी नीतियों का आयोजन करना होगा। ये इस बात का सबूत है कि कई मार्गदर्शक तत्व जो 1950 में जब भारत देश प्रजासत्ताक हो गया तब लिखे गए थे, लेकिन जिन पर अमल अब हो गया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये अधिकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था, मार्गदर्शक तत्वों में था 1950 में, लेकिन उसका कायदा 60 बरस बाद में हो गया। 2009 में उसका कायदा हो गया और उस पर अमल हो गया 2010 को। इसका मतलब है कि ये जो मार्गदर्शक तत्व है, इनका महत्व किसी भी तरह से कम नहीं है। ये चारों बातें, चाहे उद्देश्य का हो या जनता का सार्वभौमता, जनता की सार्वभौमता हो, या तो मूलभूत अधिकार हो, या तो मार्गदर्शक तत्व हो, ये चारों भी बहुत ही महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य कहा जा सकता है, जिसकी वजह से भारत का संविधान और संविधानों से निश्चित रूप से अलग माना जाता है। तो मित्रों, मेरी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।